हेलो गाइस, हाउ यू ऑल। तो पर्सनालिटी हमने टॉपिक कवर कर लिया यूनिट 7 का। अब इसमें मोटिवेशन भी हमें कवर करना है। तो मोटिवेशन की बात करते हैं। तो मोटिवेशन जो है ये मोवियर वर्ड से आया है। मोवियर वर्ड का मतलब होता है टू मूव। तो ये एक फोर्स है जो हमें ड्राइव करता है कि हम अपने जो भी नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करें। फोर्स दैट ड्राइव बिहेवियर टू फुलफ़िल आवर नीड। दो तरह का होता है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मैंने कहा था एक्सटर्नल होता है, जैसे आपको कोई बाहरी चीज़ मिल रही है जिसकी वजह से आप कर रहे हो, पैसा मिल रहा है इसलिए जॉब कर रहे हो। इंट्रिंसिक कोई काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उससे हमें इंटरनल मोटिवेशन मिल रहा है। इसके अलावा कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए। इंस्टिंक्ट क्या होते हैं? बायोलॉजिकली डिटरमाइंड इननेट बिहेवियर ऑफ पैटर्न ऑफ बिहेवियर है। ठीक है, बायोलॉजिकली है, इननेट है, जो इंसान में जानवर में दोनों में होते हैं। नीड किसी चीज़ की ज़रूरत, और ड्राइव जब भी नीड होती है, किसी चीज़ की कमी होती है हमारे अंदर, तब हमारे अंदर एक ड्राइव आती है, एक टेंशन आती है, जिसकी वजह से ही हम अराउज होते हैं और उस काम को करते हैं ताकि वो नीड सेटिस्फाई हो। इसमें इंपॉर्टेंट है ड्राइव रिडक्शन थियरी, क्लार्क हल ने दी है। क्या बताया इन्होंने बोला दो तरह की ड्राइव है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी ड्राइव जो हमारी बेसिक ड्राइव है, जैसे भूख प्यास, और सेकेंडरी ड्राइव हमारी एक्वायर्ड है, जो हमने यहाँ दुनिया में आके सीखी है, जैसे पैसा, सोशल अप्रूवल, ये सारी चीज़ें। हमारी बॉडी क्या चाहती है? होम्योस्टैसिस, इक्विलिब्रियम चाहती है, बैलेंस बना रहे। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे हमारे बैलेंस डिस्टर्ब होता है तो एक बायोलॉजिकल नीड आती है, भूख लगी, प्यास लगी। इस नीड की वजह से हमारे अंदर ड्राइव आती है। ड्राइव क्या है? इंटरनल स्टेट ऑफ टेंशन। टेंशन क्रिएट होती है और हम मोटिवेट होते हैं कि इस ड्राइव को हमें सेटिस्फाई करना है। उसको करने के लिए क्या करेंगे? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, वो बिहेवियर करेंगे जिससे कि हमारा ये जो नीड है ये सेटिस्फाई हो। तो जाएंगे किचन में, खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, तो हमारी ड्राइव कम हो गई, नीड सेटिस्फाई हो गई और बैलेंस वापस से रीस्टोर हो गया। अब ये होम्योस्टेसिस मेंटेन रहेगा कुछ टेम्प्रेरी समय के लिए ही, वापस से कुछ समय बाद भूख लगेगी, प्यास लगेगी, फिर यही साइकिल चल जाएगी। तो ये एक साइकिल वे में चलता रहता है। ठीक है, ये इन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप है ये। ठीक है, एक इन्होंने ग्लोबल थ्योरी ऑफ बिहेवियर में अपना हाइपोथेटिको डिडक्टिव या मैथमेटिकल डिडक्टिव हम कह सकते हैं, ये इन्होंने एक दिया है फॉर्मूला। एग्जाम में सीधा सीधा फॉर्मूला आता है, फुल फॉर्म के फॉर्म में पूछ लेता है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, केवल फॉर्मूला याद कर लो। अभी क्रैश कोर्स है, एग्ज़ाम आ ही गया, तो ज़्यादा नहीं सोचना, सिर्फ फॉर्मूला देखो। इसके फुल फॉर्म्स हैं जैसे SER, SHR, तो ये फुल फॉर्म्स यहाँ पे लिखी हुई है, पॉज कर लेना वीडियो को और फिर इसको लिख लेना, याद कर लेना, जितना हाईलाइटेड है केवल उतना। फ्रॉइड ने मोटिवेशन के बारे में क्या बताया ये मैं आपको बता चुकी सुबह पर्सनालिटी वाले में। सोर्स, एम, इम्पीटस, ऑब्जेक्ट, ये इन्होंने बताया है। देन अराउजल थियरी, यर्ग डॉटसन लॉ। अराउजल थियरी आई थिंक शायद ये मुझे लग रहा है मैंने बता दिया है या नहीं बताया, मुझे याद नहीं, चलो मैं एक बार बता देती हूँ। अराउजल थियरी ये बोलती है कि हमारी ये कोशिश होती है कि हमारी बॉडी में अराउजल ऑप्टिमल रहे, बैलेंस रहे, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा अराउज्ड हो तो ऐसे में आप उस अराउजल को कम करने की कोशिश करोगे। ठीक है, लेकिन अगर आप बिल्कुल भी अराउज नहीं हो, बोर्ड हो, तो आप उस अराउजल को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करोगे। जैसे बोर होते हैं तो मूवी देख लो, बुक पढ़ लो, कुछ कर लो। तो ऑप्टिमल लेवल हमेशा रहना चाहिए। यर्ग्स डॉटसन लॉ है, ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में भी आता है। इसमें उन्होंने ये बोला है कि जो एंजाइटी है, जो अराउजल है, वो डिपेंड करता है उस टास्क की डिफ़िकल्टी पे। अगर सपोज़ करो टास्क जो है वो बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, तो ऐसे में आपका अराउजल जो है वो हाई होना चाहिए। अगर इजी टास्क पे आपका अराउजल हाई होगा तो आपका परफॉर्मेंस बढ़िया होगा। अगर आपको बहुत सिंपल काम दे दिया तो आपको अगर टेंशन नहीं हुई, बिल्कुल भी अराउजल नहीं हुआ, तो आप बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो ईजी के लिए आपका अराउजल हाई होना चाहिए, मॉडरेट के लिए मॉडरेट होना चाहिए, और अगर बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है तो टास्क ऑलरेडी डिफ़िकल्ट है तो अराउज ज़्यादा नहीं होना, ऐसे में अराउजल कम होना चाहिए, तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो ये बात आपको याद रखनी है। इंसेंटिव थियरी, ये अराउजल थियरी ही है जो इंटरनल स्टिमुलाई पे फोकस करती है, और इंसेंटिव थियरी है जो कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई पे फोकस करती है। तो ये ऑपोजिट है, इंसेंटिव थियरी इज ऑपोजिट टू अराउजल थियरी। अराउजल हमारे इंटरनल की बात करती है, इंसेंटिव एक्सटर्नल की बात करती है। क्या बोलती है ये कि बाहर से कुछ इंसेंटिव मिलते हैं जिनकी वजह से हम अपने बिहेवियर को डायरेक्ट करते हैं। नीड मैंने आपको बताया, नीड जो है वांट से अलग है। नीड हमारी ज़रूरत है, वांट हमारी चाहत है। मैं चाहती हूँ डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाना, तो वो मेरी नीड है, लेकिन मुझे भूख नहीं है, सिर्फ मेरा मन कर रहा है। बोलते ना पेट भर गया पर मन नहीं भरा। तो नीड ज़रूरत है, अगर भूख लगी है तो नीड है, लेकिन सिर्फ मन कर रहा है खाने का तो वो वांट है। तो नीड इज़ डिफरेंट फ्रॉम वांट।
नीट के मॉडल ये वाले सारे मैं करवा चुकी हूँ ऑलरेडी। मोटिवेशन के आप लोगों ने टेलीग्राम पे रिक्वेस्ट की थी, तब मैं ये पूरा पढ़ा चुकी हूँ आपको, तो ये अब मैं दोबारा नहीं बताऊँगी। इसको मैं कोशिश करूँगी अगर मुझसे हो जाए तो प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर दूँगी दोबारा से ये वीडियो, नहीं तो एक बार आप सर्च कर लेना है, मैंने कराया हुआ है आपको मोटिवेशन वाला सारा पूरा कंप्लीटेड है। रायन एंड डेसी का मॉडल है, वो देख लेते हैं। सेल्फ डिटर्मिनेशन थियरी है ये, सेल्फ डिटर्मिनेशन थियरी। मेरी राइटिंग बिल्कुल डॉक्टर जैसी आती है कई बार, एक सेकंड को इसको थोड़ा सही लिखने दो। रायन एंड डेसी ने दिया है, इसमें 3 एलिमेंट बताए हैं, ऑटोनॉमी, कंपीटेंस एंड आपका एक और आता है रिलेटेडनेस। कंपीटेंस, ऑटोनॉमी, रिलेटेडनेस, ये 3 डायमेंशन आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है किसने दिया, क्या दिया, कौन से एलिमेंट्स हैं, तो ये 3 है इसमें, कंपीटेंस, ऑटोनॉमी और रिलेटेडनेस। इसके अलावा आपके ये कॉग्निटिव थियरी गोल सेटिंग थियरी है, तो एडविन लॉक बोलता है स्मार्ट गोल्स होने चाहिए। स्मार्ट की फुल फॉर्म याद कर लो, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। इसके अलावा आपकी इथोलॉजिकल स्टडी कॉनराड लॉरेंस की है, इम्प्रिंटिंग वाली। आई थिंक ये शायद मैंने बताया नहीं अभी तक किसी भी वीडियो में। तो इन्होंने ये बोला कि हमारे अंदर इम्प्रिंटिंग होती है, कुछ स्पीशीज़ एनिमल की जिनमें इम्प्रिंटिंग होती है, तो जो भी पैदा होते ही पहला लार्ज मूविंग ऑब्जेक्ट उनको दिखता है उससे वो अटैच हो जाता है। तो अटैचमेंट हमारे अंदर इननेट है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, आई थिंक डक थे, डक के अंडे थे, उन्होंने वो आधे शायद अपने पास रख लिए, आधे डक के पास छोड़ दिए। फिर जब वो हैच होने वाले थे जस्ट उससे पहले, फिर जब वो हैच हुए इनके पास जो अंडे थे, तो उन्होंने सबसे पहले इनको देखा, ये लार्ज मूविंग ऑब्जेक्ट थे, तो उन्होंने इनसे अटैचमेंट कर लिया और वो इनके साथ रहते थे, हमेशा कहीं भी जाते थे। इनफैक्ट शायद इनको वापस उनकी माँ के पास भी लेके गए, पर वो उनके पास नहीं रहे, वो इन्हीं को अपनी माँ मानते थे। तो ये कहीं भी जाते हैं उनके पीछे पीछे ही जाते हैं। फ़ोटो भी हैं गूगल पे, मैंने शायद किसी एक PDF में डाला हुआ है, अगर कभी दिखेगा तो मैं आपको शो करूँगी। एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर एंड क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी क्या होता है, किसी चीज़ को जानना, एक थॉट है ये, इस थॉट की वजह से आप एक्सप्लोर करने जाते हो। आप क्यूरियस हो जानने के लिए कि भाई आपके गली के एंड में जो घर है भूतिया से दिखने वाला, क्या वहाँ पे भूत है या नहीं, तो ये क्यूरियोसिटी आपकी। अब इस क्यूरियोसिटी की वजह से आप एक्सप्लोर करोगे और एक्चुअल में जाके वहाँ पे चेक करोगे कि वहाँ पे क्या सीन है। तो क्यूरियोसिटी की वजह से एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर होता है। बहुत डेप्थ में नहीं करना इन चीज़ों को, इतना नहीं पूछते। इसके अलावा सेल्फ रेगुलेशन क्या है, तो सेल्फ रेगुलेशन आपका, आप खुद के बिहेवियर को रेगुलेट करते हो, खुद को मॉनिटर करते हो, वो चीज़ इसमें आ जाती है। इसके अलावा बाकी आपकी ये सारी चीज़ मेरी कराई हुई ही हैं, अलग से कुछ नहीं है। बाकी ये मोटिवेटिंग जो फॉर्मूला है ये वाला, ये मैं आपको बता देती हूँ। मोटिवेटिंग पोटेंशियल स्कोर, ये एग्ज़ाम में पूछते हैं। मोटिवेटिंग पोटेंशियल स्कोर ये है स्किल वेराइटी प्लस टास्क आइडेंटिटी प्लस टास्क सिग्निफिकेंस अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय ऑटोनॉमी मल्टीप्लाई बाय फीडबैक। बस ये फॉर्मूला याद करना है और कुछ नहीं करना। हैकमैन और ऑल्डहम ने ये दिया है, ठीक है। मोटिवेशन पे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके नहीं आते, जो क्योंकि मैं ऑलरेडी करवा चुकी, जिन पे आते हैं वो थ्योरीज जो है वो मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ। तो यही आपको करना है। और ये आपका जो एक्साइटेटरी पोटेंशियल है इसका फॉर्मूला ज़रूर से याद करना, ये 2-3 बार से पूछा जा रहा है, क्लार्क हिल का दिया हुआ है ये, ठीक है। ओके, इसके अलावा आपका इमोशन है, मैं इमोशन भी देख लेती हूँ, आपको अभी करवा देती हूँ साथ के साथ ही, तो आपका ये यूनिट जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। इमोशन की बात करें तो इमोशन में क्या है, ये हमारा फीलिंग एस्पेक्ट है, ठीक है। फीलिंग एस्पेक्ट है ये हमारा कॉन्शियसनेस का, बॉडी में भी अराउजल होता है, ये एक्सप्रेशन बाहर दिखाई भी देते हैं, अंदर भी फीलिंग आती है। ये ई मूवियर वर्ड से आया है, इसका मतलब भी मूव आउट है, ठीक है। तो इसमें आपके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो ये याद रखना, फिजियोलॉजिकल, सब्जेक्टिव, कॉग्निटिव और बिहेवियरल। तो पॉल एकमैन के अकॉर्डिंग 7 बेसिक इमोशंस हमारे होते हैं, फियर, सैडनेस, एंगर, जॉय, सरप्राइज, डिस्गस्ट और कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट मतलब ह्यूमिलिएट होना। ये 7 आप याद रखें। कॉमन सेंस थ्योरी जो इमोशन की, वो ये कहती है कि अगर कोई डॉग आप पे भौंकता है तो पहले आप डरते हो और डरने के बाद आपकी बॉडी काँपती है। ये कॉमन सेंस थ्योरी है। भाई आप क्यों काँप रहे हो, क्योंकि डर लग रहा है, डर की वजह से काँप रहे हो। तो हमारा माइंड पहले वर्क करता है, बाद में हमारी बॉडी काम करती है। जेम्स लैंग ने इसको उल्टा किया। जेम्स और लैंग 2 अलग अलग लोग हैं। जेम्स विलियम जेम्स हैं हमारे, और कार्ल लैंग थे। ये दोनों अलग अलग दुनिया के अलग अलग कोनों में थे। उस समय इतना कोई कम्युनिकेशन के संसाधन नहीं थे, पर दोनों ने लगभग एक ही समय पे एक जैसी थियरी दी, इसलिए दोनों को क्रेडिट दिया जाता है।
जेम्स लैंग। इन्होंने बोला नहीं भाई ऐसा नहीं होता, पहले बॉडी कांपती है फिर हमें रियलाइज़ होता है कि हमें डर लग रहा है। तो जैसे ही डॉग भौंकेगा पहले हमारी बॉडी कांपेगी, हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स होगा, एएनएस अराउजल होगा और फिर हमें रियलाइज़ होगा कि हमें डर लगा है। ठीक है, ये इन्होंने बोला। कैनॉन बार्ड, वॉल्टर कैनॉन और फिलिप बार्ड, इन दोनों ने ये बोला कि थैलेमस का भी रोल है। ठीक है, हमारा जो थैलेमस है वो मैसेज देता है ब्रेन को कि ऐसा हो रहा है, और हमारा ब्रेन जो है वो एक साथ ही दोनों काम करता है, एक साथ ही हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी और उसी वक्त हमें फियर फील होगा। शैस्टर सिंगर ने 2 फैक्टर थियरी दी है। इसमें उन्होंने बोला कि पहले कॉग्निटिव अप्रेजल और एएनएस अराउजल एक साथ होगा, फिर फियर रियलाइज़ होगा। हो सकता है वो आपका पेट डॉग हो तो वो भौंकेगा तो आपको क्यों टेंशन होगी, तो आप कॉग्निटिव अप्रेजल करोगे, देखोगे कि भाई वो चीज़ डरने लायक है या नहीं, सेम समय पे दोनों काम होंगे और फिर कॉन्शियस फियर आपको फील होगा। एग्जाम में सीधा सीक्वेंस पूछ लेते हैं किस में क्या होगा, तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी ज़रूरी है। फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस ये बोलता है कि हमारा जो भी फेशियल एक्सप्रेशंस है वो फीडबैक जाता है हमारे ब्रेन में और हम इंटरप्रेट करते हैं कि हमें कैसा फील हो रहा है। इसीलिए बोलते हैं कि स्माइल करते रहो, अगर आप स्माइल करोगे तो आपके ब्रेन को फीडबैक जाएगा कि आप स्माइल कर रहे हो, तो स्माइल मतलब आप हैप्पी हो। वहीं अगर आप मुंह लटका के रखोगे तो आप ऑटोमेटिकली दुखी फील करने लग जाओगे। ये फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस बोलता है। लजारस ने क्या बोला, तो लजारस ने कॉग्निटिव मीडिएशनल थ्योरी दी। इसमें उन्होंने बोला कि पहले आप थ्रेट को अप्रेस करोगे कि भाई क्या ये मेरे लिए डर वाली बात है, अगर हाँ डर वाली बात है तो आप डरोगे, फिर आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी। जैसे मैंने कहा अगर पेट डॉग है तो आप क्यों डरोगे, नहीं डरोगे। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रेसर की बात करें, स्ट्रेसर जैसे एकदम से डॉग भौंका या कोई भी बात है तो आप पहले प्राइमरी अप्रेजल करोगे, क्या ये मेरे लिए चैलेंज है या थ्रेट है। चैलेंज आपको एक ग्रो करने का ऑप्शन देता है और थ्रेट आपके लिए खतरा होता है। अगर चैलेंज है, जैसे सपोज करो कि आपको कोई प्रोजेक्ट मिला, ये प्रोजेक्ट आपको 2 दिन में करना है, तो ये चैलेंज है थ्रेट है। अगर आपकी तैयारी बढ़िया से है तो चैलेंज है, कर लोगे, रिवाइज करो, हो जाएगा। थ्रेट अगर बिल्कुल आपको कुछ नहीं आता, कोई भी काम अभी ऑलरेडी नहीं किया, तो ये थ्रेट आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, मार्क्स कमा सकता है एग्जाम में। फिर आप करोगे सेकेंडरी अप्रेजल, अगर ये थ्रेट है तो सेकेंडरी अप्रेजल में क्या होगा, आप देखोगे भाई मेरे पास इसको सही करने के लिए रिसोर्सेज हैं या नहीं, प्रोजेक्ट के लिए जो भी सामान चाहिए वो मेरे पास है या नहीं, अगर है तो थ्रेट कम होगा, अगर कुछ भी नहीं है सामान तो थ्रेट बहुत हाई होगा। एक्टिवेशन थियरी, इमोशन लेंसली, ये सब कुछ नहीं पूछा जाता एग्जाम में। बस मेन आपका जो है ये जो मैंने अभी थियरीज बताई ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये थियरीज के सीक्वेंस याद करने हैं, और ये मैंने अटैच किया है सिसरली बुक से। तो अगर आपको वीडियो में क्लियर नहीं दिख रहा हो तो आप सिसरली बुक से इसको कर सकते हैं, पीडीएफ उसका अवेलेबल होगा आपके पास, नहीं हो तो मुझे बोल देना। सिसरली से मैंने अटैच किए सारे पिक्चर्स, तो आप वहाँ से इसको सीक्वेंस को याद कर सकते हो, मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे सीक्वेंस ही है। इसके अलावा और देखते हैं कुछ रहता है अपना, तो इसके अलावा अपना स्ट्रेस वाला टॉपिक रहता है। स्ट्रेस पे भी क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस एक रिस्पॉन्स है जो आप किसी स्ट्रेसर पे देते हो। आपका कल एग्ज़ाम है तो वो एग्ज़ाम स्ट्रेसर है और बदले में आपको एंजाइटी हो रही है, डर लग रहा है, कब का पार्ट हो रही है, वो आपका स्ट्रेस है। ठीक है, स्ट्रेस इज़ अ बिहेवियर, स्ट्रेस इज़ नॉट अ स्टिमुलस। ठीक है, स्ट्रेस इज़ अ रिस्पॉन्स, स्ट्रेसर इज़ स्टिमुलस। स्ट्रेसर स्टिमुलस है और उस पर आप जो रिस्पॉन्स देते हो वो आपका स्ट्रेस है। तो ये स्ट्रेसर 2 तरह के हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म है तो एक्यूट, लॉन्ग टर्म है तो क्रॉनिक। स्ट्रेस 2 तरह का होता है, डिस्ट्रेस, यूज स्ट्रेस। एग्जाम्स पहले अगर बिल्कुल भी टेंशन नहीं तो आप पढ़ोगे ही नहीं, तो वो होता है यूज स्ट्रेस। इसमें आपको फंक्शनिंग जो होती है वो अच्छी हो पाती है। थोड़ा सा स्ट्रेस होना चाहिए एग्जाम से पहले, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस हो गया तो बीमार पड़ जाओगे, बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाओगे, सर दुखेगा, वो है डिस्ट्रेस, या अनप्लीजेंट है, अनडिजायरेबल है। द पॉजिटिव टाइप ऑफ स्ट्रेस इज़ यूज स्ट्रेस एंड द नेगेटिव टाइप ऑफ स्ट्रेस इज़ डिस्ट्रेस। अब स्ट्रेसर्स कहाँ से आते हैं, तो एक आपका एनवायरमेंटल स्ट्रेसर है जो ज़िंदगी में हमारे एनवायरनमेंट से आते हैं, लाइफ में जो अप एंड डाउन चलता है। इसमें आता है कैटास्ट्रोफे। कैटास्ट्रोफे अनप्रेडिक्टेबल है, लार्ज स्केल इवेंट है, बहुत सारे लोगों को एक साथ अफेक्ट करता है, जैसे कि हमारे गांव में सूखा पड़ना जाना, अर्थक्वेक आ जाना, या कोविड आ गया, तो इससे बहुत सारे लोग एक साथ अफेक्ट हुए, अनप्रेडिक्टेबल था। इसके अलावा कई बार एडजस्टमेंट्स होते हैं, एकदम से शादी हो गई, या कहीं आपका कॉलेज एकदम से गए, आप स्कूल से एकदम से कॉलेज जाना, या फिर आपका ट्रांसफ़र हो गया कहीं पे। इसके अलावा हैजल्स, डेली अनोयंसेस, आस पड़ोस में पड़ोसियों से लड़ाइयाँ, हस्बैंड वाइफ की लड़ाइयाँ, भाई बहनों की लड़ाइयाँ, वो डेली हैजल्स हैं, ये एनवायरमेंटल में आते हैं। साइकोलॉजिकल में क्या आते हैं, ये स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, सी नहीं आएगा। साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस, प्रेशर। प्रेशर कब आता है, जब कोई अर्जेंट डिमांड हो।
आपको कोई बोलते कल की कल टेस्ट है या 1 घंटे में मुझे होमवर्क करके दो, तो वो प्रेशर आप पे आ जाता है, साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस प्रेशर का। फ्रस्ट्रेशन मैंने पहले बताया है, आप कोई चीज़ अचीव करने जा रहे हो, रास्ते में ब्लॉकेज आ गया, आप उस तक पहुंच नहीं पाए। अग्रेशन, जब आप किसी को हार्म करना चाहते हो, डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। डिस्प्लेस्ड अग्रेशन, कहीं का गुस्सा कहीं और निकालते हो। कन्फ्लिक्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके किसने दिया था, मैं नाम भूल रही हूँ, आई थिंक ये कुर्ट ल्यूविन ने दिया है। कुर्ट ल्यूविन का दिया हुआ टॉपिक है ये कन्फ्लिक्ट का। इसमें इन्होंने बताए हैं अलग अलग तरह के कन्फ्लिक्ट। अप्रोच सपोज़ कीजिए आपके सामने मैं आपकी 2 फेवरेट डिशेस रख दूँ, एक है पिज़्ज़ा, एक है सपोज़ कीजिए गोलगप्पे। मैं बोलूँ दोनों में से एक ही खा सकते हो, आपको दोनों इक्वली पसंद है। अब आपको दोनों डिज़ायरेबल में से कोई एक चीज़ चूज़ करनी है। कन्फ्लिक्ट, क्या करे क्या नहीं करे, दोनों चीज़ें पसंद है बट एक ही करनी है, तो वो अप्रोच है। अप्रोच मतलब पॉजिटिव वर्ड है, आप अप्रोच करना चाहते हो दोनों को ही। अवॉइडेंस, आपके सामने 2 नापसंद चीज़ें रख दें, टिंडा करेला, दोनों नहीं पसंद, पर एक तो खाना ही पड़ेगा, आज खाने में यही 2 चीज़ें हैं, खाना ही पड़ेगा। यू वॉन्ट टू अवॉइड बोथ ऑफ दीज, आपको दोनों ही नहीं पसंद बट एक लेना पड़ेगा, दैट इज़ अवॉइडेंस। अप्रोच अवॉइडेंस, अब इन दोनों में तो क्या था, 2 ऑब्जेक्ट अलग अलग थे, दोनों में से चूज़ करना था। अप्रोच अवॉइडेंस में 1 सिंगल ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसके ही पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट हैं। जैसे कि सपोज़ कीजिए कि आप शादी के लिए कोई लड़का देख रहे हो या कोई लड़की देख रहे हो, उसका आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट ये दिख रहा है कि भाई वो आपको, आई थिंक ये एग्जांपल मैं दे नहीं पाऊँगी ढंग से, मुझे पता नहीं इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होगा। हम कॉलेज की बात करते हैं, आप एक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो और आपने एक कॉलेज देखा, उस कॉलेज का आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट दिख रहे हैं। पॉजिटिव ये है मेरे घर के पास है, नेगेटिव ये है कि उसकी फ़ीस बहुत हाई है। अब मुझे डिसाइड करना है कि मैं इसमें एडमिशन लूँ या नहीं लूँ। या फिर कोई जॉब की बात करो, सपोज़ करो आज आपका कहीं से जॉब ऑफ़र आता है। अब वो जॉब ऑफ़र में पॉजिटिव ये सैलरी अच्छी है, लेकिन नेगेटिव ये है कि बहुत दूर है घर से, तो आप अपने घर वालों को मिस करोगे। तो अब आपको डिसाइड करना है कि मैं जॉब लूँ या नहीं लूँ। तो इसमें आपके पास स्टिमुलस एक ही है, उसी के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट हैं, एंड यू हैव टू डिसाइड कि आप उसको लो या नहीं लो। मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस में ऐसा होता है कि मोर देन 1 ऐसे स्टिमुलाई होते हैं जिनमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं। सपोज़ करो 2 हैं तो डबल अप्रोच अवॉइडेंस बोल देंगे, 3 है तो मल्टीपल बोल देंगे, 4 है तो मल्टीपल बोल देंगे। तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, ठीक है। जैसे अलग अलग कॉलेज हैं, आप एडमिशन से पहले बहुत सारे कॉलेजेस देखते हो, सबके प्रोज एंड कॉन्स देखते हो कि इस कॉलेज में ये फ़ायदा है, इसमें ये नुकसान है, इसमें ये फ़ायदा है, इसमें ये नुकसान, और फिर उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो किस एक को लेना है। दीज आर टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। सेलिए ने इसको एक्सप्लेन किया है, हैंस सेलिए। इसमें 3 स्टेजेस इन्होंने बताई हैं, अलार्म, रेजिस्टेंस, एग्जॉशन। सबसे पहले जब भी कोई स्ट्रेसर आता है हमारी बॉडी में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, एड्रिनल ग्लैंड एड्रेनलिन सेक्रीट करता है, हार्ट रेट वगैरह बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, सारे रिएक्शंस होते हैं। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है जिसमें आप एक्टिवेट हो रहे हो। फिर जैसे आपका स्ट्रेस कंटिन्यू करता है तो बॉडी जो है वो बार बार स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ करती रहती है ताकि आपकी बॉडी लड़े। तो ये रेजिस्टेंस वाली स्टेज है, यहाँ पे आप रेजिस्ट करते हो कि अभी भाई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन फिर क्या होगा, रिसोर्सेज तो ख़त्म होंगे ही ना, एक वक्त के बाद बॉडी थक जाएगी, डैट इज़ एग्जॉशन। अब आप थक जाओगे, जब स्ट्रेसर ख़त्म हो जाएगा तब पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव होगा और फिर वो अपनी बॉडी को वापस से जो रिसोर्सेज ख़त्म हुए उनको रिप्लेनिश करने में मदद करेगा। अगर लंबे समय तक स्ट्रेस हार्मोन आपका सेक्रीट होता है एग्जॉशन में, तो इसकी वजह से आपको हार्मफुल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं स्ट्रेस के, ठीक है। ये इन्होंने बताया है। इम्यून सिस्टम की बात करें तो साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी जो है ये इसी की बात करता है, स्ट्रेस इमोशन। ये मैं यूनिट 10 में करवा चुकी हूँ, ये चीज़ मैं दोबारा आपको नहीं करवाऊँगी, पूरा मेरा करवाया हुआ है आपको। हाँ, ये डायबिटीज़ वगैरह सारा करवाया हुआ है, कैंसर वगैरह करवाया हुआ है, एनके सेल्स वगैरह। टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, ये मैंने आपको सुबह ही करवाया था। हार्डी पर्सनालिटी मैंने आपको करवा दिया। स्ट्रेस से कोप कैसे करें, तो कोप करने के लिए प्रॉब्लम फोकस्ड है, इमोशन फोकस्ड है। सपोज़ करो आप हॉस्टल में रहते हो, आपका रूममेट जब भी आप पढ़ाई करते हो उस वक्त वो गाने चलाता है, आप पढ़ नहीं पाते, तो आप क्या करोगे, रूममेट से रूम चेंज कर लोगे। ये है प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग, इसमें आपने उस स्ट्रेस के कारण को हटा दिया। एग्ज़ाम से डर लग रहा है, टेंशन हो रही है, एग्ज़ाम ही नहीं दिया, तो आपने स्ट्रेस जो है उस सोर्स को एलिमिनेट कर दिया। दूसरा इमोशन फोकस्ड, इसमें आप अपने इमोशंस को बदल लो।
दोस्त अगर गाने चलाता है तो आप अपने इमोशंस चेंज कर लो, आपको फ़र्क ना पड़े, आप आदत डाल लो, ठीक है, बज रहा है कोई बात नहीं, मैं पढ़ लूँगा, तो वो है इमोशन फोकस्ड कोपिंग। इसके अलावा मेडिटेशन करते हैं, कंसंट्रेटिव मेडिटेशन करते हैं, इस तरीके से भी हमारा जो है ये फ्री होता है। ये आपको HPA वाले जो है ये मैं वहाँ पे करवाऊँगी, ठीक है, HPA वाले जो हैं ये मैं आपको बाद में करवाऊँगी, ये हम करेंगे बायो में। बाकी इसके अलावा और आपके स्ट्रेस में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। ये सारे बहुत इन डेप्थ मैंने नोट्स बनाए थे, बट ये इतने काम के नहीं है आपके, फ़िलहाल लास्ट में क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैं डिटेल में जब आपको कराऊंगी उस वक्त मैं आपको समझाऊंगी सारी चीज़ें, अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यूनिट 4 जब हम करेंगे बायो की तब हम बाकी HP एक्सेस वगैरह ये सारी चीज़ें तब वहाँ पर देखेंगे, ठीक है। बाकी आपका जो 9th यूनिट है वो है पर्सनैलिटी। 9th जो टॉपिक मैंने रखा था अपने नोट्स में, वह पर्सनैलिटी टेस्ट, ये मैं आपको यूनिट 3 के वक्त कराऊंगी। टेस्टिंग में भी हम ये टेस्ट्स करने हैं, तब मैं आपको पर्सनालिटी के जो टेस्ट्स हैं वो करवा दूंगी। तो बेसिकली ये जो यूनिट है पर्सनालिटी, ये आई थिंक मेरी तरफ से हो चुकी है, बट इसमें बहुत सारे टॉपिक ऐसे थे जो कि पहले समझाए हुए हैं, तो जिन लोगों ने पहले नहीं देखे उन्हें अब देखने पड़ेंगे, तो इसलिए मोस्ट प्रोबेबली मैं कल शायद आपके लिए कोई वीडियो अपलोड ना करूँ। मैं आपको समय दे रही हूँ कि आप पढ़ लो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है और आप चाहते हो मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप मुझे बोल देना टेलीग्राम ग्रुप पे, तो मैं डाल दूँगी कल वीडियो। कल फिर हम 6th यूनिट जो है इंटेलिजेंस वाली, उसके वीडियो में आपको आपके लिए डाल दूँगी, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।